चलिए आज देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ और कैसे हम 73वें संविधान संशोधन तक पहुंचे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत में शासन कहां से और कितने तरीके से होता है। तो भारत में जो शासन है केंद्र में होता है, केंद्र है, केंद्र में इसको देखते हैं पीएम। उसके बाद राज्य है, राज्य में इसको देखते हैं सीएम। क्या ये पॉसिबल है कि किसी गांव में किसी लाइट की व्यवस्था नहीं है या कहीं हैंडपंप लगना है तो वो प्रधानमंत्री के नॉलेज में बात होगी या वो करवाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? उन्हें पूरे देश को चलाना है। कहीं दूर दराज की किसी गांव की समस्या का समाधान वो कैसे कर सकते हैं? उनके लिए करने को तो बहुत बड़े बड़े काम है। तो इन स्थानीय समस्याओं का निवारण अगर उसी लेवल पर कर दिया जाए, इसे ही हम स्थानीय सुशासन कहते हैं। लोकल लेवल पर होने वाली समस्याओं का लोकल लेवल पर ही समाधान किया जाना ही स्थानीय सुशासन है। जनता की भागीदारी स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र में हो, इसे ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, यहाँ से सत्ता ट्रांसफर यहाँ हुई, यहाँ से ट्रांसफर यहाँ हुई, यहाँ से ये पहुंच गई गांव में और शहरों में। तो इनको हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सही मायने में लोकतंत्र के दर्शन अगर हमें करने हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्थानीय सुशासन में देखने को मिलते हैं। ग्रास रूट लेवल से हम इसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि भारत में क्या स्थानीय सुशासन कुछ नया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतिहास को उठा के देखिए तो चोला डायनेस्टी जो थी, चोला डायनेस्टी में भी स्थानीय सुशासन के बारे में व्यवस्था की गई थी। तो चोल वंश का शासन जब था तब स्थानीय सुशासन भी एक विषय था, वहां पर स्थानीय सुशासन के प्रमाण देखने को मिले हैं। उसके बाद लॉर्ड रिपन जब आए ब्रिटिश रूल में तो 1882 में इन्होंने स्थानीय सुशासन की शुरुआत की। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश काल में स्थानीय सुशासन की शुरुआत कब हुई तो आप ईयर बताओगे 1882। अगर स्थानीय सुशासन का जनक भारत में बोला जाए तो आप बताओगे लॉर्ड रिपन को। उसके बाद जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया उस समय इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना ये था कि अभी स्थानीय सुशासन, अगर हम शासन की बागुर अभी तो हम आजाद हुए हैं, हमारे गांव के लोगों को अभी अपनी समस्याओं का समाधान करना या खुद शासन करने की आदत नहीं है, एजुकेशन लेवल भी इतना नहीं है। तो अभी हम इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखते हैं और समय आने पर स्टेप बाय स्टेप इसके लिए हम स्टैंड लेंगे। और वैसे भी जब संविधान बना तब हमारे पास कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं थी, हमने डेमोक्रेसी तो अडॉप्ट की थी, लेकिन तब संविधान सभा ही अंतरिम सरकार में बदल गई थी, हमारे पास कोई औपचारिक सरकार नहीं थी। तो पहली औपचारिक सरकार की शुरुआत कब होती है? 1951 में इलेक्शन हुए, 1951 में पहली औपचारिक सरकार बनी। उसके बाद जो पीएम बन गए पंडित नेहरू जी, तो उन्होंने गांव में स्थानीय शासन के लिए चलाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम गांव की समस्याओं का उस वहीं पर समाधान कराने के लिए जनता की भागीदारी, खुल के गांव वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते, उनमें एक हेजिटेशन होता है। वो अपने ही गांव के मुखिया से, अपने ही गांव के किसी व्यक्ति से खुलकर अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांवों के विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए 1952 में। इसके बाद 1953 में इन्होंने राष्ट्रीय विस्तार सेवा चलाई। ये सब अभी कोई कंपल्सरी नहीं था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा चलाई और उसमें इसको और आगे बढ़ा दिया गया। देश के बहुत सारे राज्यों में इसको चलाया गया इस कार्यक्रम को। अब इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए
कि कितनी सफलता हमें मिली है और कहाँ कहाँ हम असफल हुए हैं, तो हम और इसको मॉडिफाई कर ले और इसमें सुधार कर ले। इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, वो थी बलवंत राय मेहता समिति। BRM लिखे दे रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि देश के विभिन्न भागों में जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा चल रही है, आप उनका अध्ययन करिए, उसकी कमियां और उनकी अच्छाइयां बताइए, ताकि हम इसको और अच्छे से किस तरीके से लागू कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम भारत एक विशाल देश है, भौगोलिक आधार पर बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, कहीं बर्फ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है। हमें जाकर स्थानीय स्तर पर इनको देखना पड़ेगा, समय की जरूरत पड़ेगी। 2 वर्ष का समय मांगा, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी 1959 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी कब गठित हुई? 57 में। रिपोर्ट कब आई? 59 में। इतना सारा कुछ चल रहा था, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। डेट वाइज आप इसको नोट कर लिए। अब इस समिति ने रिपोर्ट दी कि भारत में जो पंचायत है वो 3 स्तरीय बनाई जाएगी। इसको मैं रेज कर रही हूँ। भारत में पंचायत 3 स्तरीय, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की जाए। ये 3 स्तरीय में त्रिस्तरीय, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पहला लेवल ग्राम पंचायत, पहला लेवल होगा ग्राम पंचायत। इसका मुखिया होगा, गांव का मुखिया इसको देखेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा होगा समिति स्तर, यानी पंचायत समिति, पंचायत समिति, इसको समिति स्तर भी कहते हैं। ये नंबर 2। ये ब्लॉक लेवल पर होगा, ये गांव में होगा, ये गांव में होगी ग्राम पंचायत। ये होगा ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक कैसे होते हैं? 500-600 गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया जाता है। तो मुखिया अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाएगा? पंचायत समिति के पास जाएगा। पंचायत समिति इसको पहुंचा देगी जिला पंचायत पर, या जिला परिषद कह सकते हैं इसको, जिला परिषद तक पहुंचाएगी। जिला परिषद सीएम ऑफ द स्टेट के कांटेक्ट में रहेगी। जिला परिषद जो है वो मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के संपर्क में रहेगी। और इस तरीके से एक हायरार्की, एक पद सोपान बन गया, और ये विकेंद्रीकरण हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से ये इन समस्याओं का समाधान करेंगे, फंड रिलीज करेंगे और यहाँ के काम होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति ने थ्री टियर सिस्टम बताया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। बड़ा अच्छा सा ये हो गया। अब पंडित नेहरू ने क्या किया? इसके बाद 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर बताएगा कोई? किसी को ईयर याद है? 2 अक्टूबर इतना नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हो गया? इसको क्लियर करें। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है जीके में भी। राजस्थान के नागौर में देश की पहली पंचायत बनी। देश की, ये अभी भी कंपलसरी नहीं थी, जो चाहे बनाए, तो नागौर में बनी। दूसरी भी पूछा जा सकता है,
तो दूसरी बनी थी आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, हैदराबाद में बनी। अब ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 20 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। देश में पहली बार ऐसा हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ और गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। वो ईयर था 1977, मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने कहा ये बहुत पुराना हो गया है, 20 साल पहले की रिपोर्ट जो थी, 20 साल पहले 3 स्तरीय बताया गया था, इसको खत्म करो। नई कमेटी गठित की जाएगी और अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता नाम याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति गठित की गई 77 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला कि 2 स्तर होने चाहिए। उन्होंने ब्लॉक को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जिला परिषद और ग्राम पंचायत, ये 2 लेवल होने चाहिए। बीच का जो लेवल था इसको खत्म करो और इन्हीं 2 लेवल पर जो है पंचायतें काम करेंगी, यानी पंचायती राज व्यवस्था में 2। इसके बाद और भी बहुत सी समितियां आई थी। फिर ये सरकार गिर गई, ये सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, ये सरकार गिर गई। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। उन्होंने वापस से कहा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है उसी की सिफारिश के आधार पर पंचायतें 3 स्तरीय होंगी। तो कुछ समितियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने होंगे, उनके नाम आप याद रख सकते हो। आपका है BRM, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ML सिंघवी, PV के राव, फिर लास्ट में आए PK थुंगन। PK थुंगन ने भी बलवंत राय मेहता समिति का समर्थन किया और अंततः हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन 1993 में हो गया और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आर्टिकल 243 में 29 विषय जोड़ दिए गए, जो कि 243 क से लेकर ण तक जाते हैं। ये 29 विषय यहाँ से हर एक 243 क, 243 ख, ग ऐसे करके क से लेकर ण तक की जाते हैं। इनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई। अच्छा, अब ये संविधान में है, इसलिए ये पूरे देश में इसको लागू करना था। अब मुझे कोई बताए, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है कि देश के 27 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है, लेकिन वो कौन सा ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? हो सकता है आपको मालूम हो, और जिनको नहीं मालूम है वो याद रख लीजिए, दिल्ली एकमात्र देश में ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? इसका रीजन है कि दिल्ली में तो गांव है ही नहीं, ग्राम पंचायत है गांव में होती हैं, तो दिल्ली में तो कोई गांव है नहीं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, शहर है, तो इसलिए ग्राम पंचायत दिल्ली में नहीं है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती हैं। ये कमेटियों के नाम आप याद रख लीजिएगा। ये पंचायतें किस तरीके के काम करती हैं? कार्यपालिका और न्यायपालिका की। सरकार के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये हम जानते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये तीनों को जानते हैं। लेकिन गांव में, पंचायतों में ये 2 ही काम करती हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है और कानून बनाने का अधिकार इन्हें नहीं है। एग्जीक्यूशन का राइट इनका है, जुडिशियल का राइट है इनका, डिसीजन पावर इनके पास में है, निर्णय दे सकते हैं विवादों का निपटारा करने के लिए, इसलिए ये दो तरह के काम करती है। ठीक, क्लियर है? तो इसमें से कुछ लिखना है तो आप लिखिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दो तरह के काम ये करती है। कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर, आइए इसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कोई गांव है, ये कोई गांव है, ये गांव है, उस गांव में पॉपुलेशन के रेशियो में अलग अलग वार्ड बना दिए गए। ठीक है, वहां से एक एक मेंबर जो है वो चुनाव लड़ेगा, वहां से एक एक मेंबर वो वार्ड मेंबर कहलाएगा, इलेक्शन लड़ेगा। वार्ड मेंबर बनेगा और इन पूरे गांव से, मतलब ये वार्ड मेंबर हुए और उसके बाद वार्ड मेंबर के अलावा इनमें होता है मुखिया।